स्वागत है। हम सब रोज कितनी सारी वेबसाइट्स देखते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ सीखते हैं। हाँ बिल्कुल। पर कभी सोचा है कि ये सब पर्दे के पीछे चलता कैसे है? आज हम इसी डिजिटल दुनिया की बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये O लेवल M2R5 के नोट्स हैं, तो इन्हीं के आधार पर सही। मिशन बस ये है कि वेबसाइट क्या हैं, कैसे बनती हैं, कौन सी तकनीकें उन्हें चलाती हैं और हम तक पहुंचाती कैसे हैं। बिल्कुल। तो चलिए वेब टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और शुरुआत वेबसाइट की परिभाषा से ही करते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है। हाँ हाँ, सही। तो सीधे शब्दों में कहें, एक वेबसाइट है क्या? इंटरनेट पर वेब पेजों का कलेक्शन और उनसे जुड़ी सामग्री जैसे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह। इन सबको एक खास पते से यानी डोमेन नेम से पहचाना जाता है, जैसे google.com हुआ। राइट। और ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं स्टोर होती है किसी वेब सर्वर पर, ताकि दुनिया में कोई भी उसे देख सके। अच्छा। जब हम वो कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब, www। हाँ, तो असल में हम इन्हीं करोड़ों पब्लिक वेबसाइट्स के जाल की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो हर वेबसाइट का इंटरनेट पर अपना एक घर हो गया, सर्वर और एक पता, डोमेन नेम। एग्जैक्टली। लेकिन क्या सारी वेबसाइट्स एक जैसी होती हैं? नोट्स में दो तरह की वेबसाइट्स का जिक्र था, स्टैटिक और डायनामिक। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फर्क है। स्टैटिक वेबसाइट्स, जैसा नाम ही बता रहा है, स्थिर होती हैं। ओके। उनका कंटेंट फिक्स्ड होता है, मतलब आप खोलो या मैं खोलूं, सबको एक ही चीज दिखेगी। अच्छा। इन्हें बनाना भी तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि इनमें मेनली HTML का यूज होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, और कोई डेटाबेस या वैसी फपछाप प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। जैसे कोई छपा हुआ ब्रोशर होता है, उसका डिजिटल वर्जन। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, बस वही समझिए। लेकिन स्टैटिक सुनकर लगता है कि ये तो बस जानकारी दिखाने के लिए ठीक है। आजकल की ज्यादातर वेबसाइट्स, जैसे कोई शॉपिंग साइट ले लो या सोशल मीडिया, वो तो लगातार बदलती रहती हैं। उनमें क्या जादू होता है? वो जादू है डायनामिक वेबसाइट्स का। अच्छा। इनका कंटेंट बदल सकता है यूजर के हिसाब से या समय के हिसाब से। जैसे आप Amazon पे जाते हैं तो आपको आपकी पसंद के प्रोडक्ट दिखते हैं, है ना? हाँ हाँ। फेसबुक पर आपकी अपनी न्यूज फीड होती है। हाँ। ये सब डायनामिक वेबसाइट्स की वजह से हैं। ओके। इन्हें बनाने में फिर HTML के साथ साथ सर्वर साइड भाषाएं लगती हैं, PHP, पाइथन जैसी, और डेटाबेस भी चाहिए होता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, यूजर से इंटरैक्ट करती हैं, काम करती हैं। तो चॉइसेस पर है कि जरूरत क्या है। अगर सिर्फ जानकारी देनी है, किसी कंपनी का एड्रेस या अबाउट अस पेज, हाँ तो स्टैटिक तेज है, सस्ता है, शायद ज्यादा सेफ भी। बिल्कुल। ये यूजर के हिसाब से कंटेंट बदलना है तो फिर डायनामिक ही चाहिए, भले ही बनाने संभालने में ज्यादा मेहनत लगे। एकदम सही समझा। स्टैटिक सादगी और स्पीड के लिए, डायनामिक इंटरैक्टिविटी और पर्सनलाइजेशन के लिए। ठीक है, वेबसाइट समझ आ गई। अब इन्हें देखने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर। नोट्स में एक मजेदार बात थी कि पहला वेब ब्राउजर 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, और उसका नाम भी वर्ल्ड वाइड वेब ही था। अरे वाह। वेब ब्राउजर असल में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक खिड़की समझ लीजिए, जिससे हम इंटरनेट की दुनिया में झांकते हैं और वहां का कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, गेम्स सब देख पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ये हमारे और वेब सर्वर के बीच का पुल है एक तरह से। नोट्स में 3 मेन ब्राउजरों का जिक्र है, जिनके नाम हम सबने सुने ही होंगे। जैसे कि गूगल क्रोम, मेरा फेवरेट। हाँ बिल्कुल। क्रोम गूगल का 2008 में आया था। ये अपनी स्पीड और सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसमें कई चीजें पहले से होती हैं, प्लगइन्स वगैरह, और मोबाइल पर तो बहुत ही पॉपुलर है। दूसरा नाम था मोज़िला फायरफॉक्स का। हाँ, फायरफॉक्स। ये भी बहुत जाना माना है और ओपन सोर्स है। इसे मोज़िला कॉर्पोरेशन ने 2002 में बनाया था। ये भी तेज है, प्राइवेसी पर काफी फोकस करता है, और अच्छी बात यह है कि ये सभी तरह के फॉन्ट सपोर्ट करता है और इसका हिंदी इंटरफेस भी है। अच्छा। हाँ। और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एज, वो तो अब विंडोज के साथ ही आता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 और इसके बाद वालों में इनबिल्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का मॉडर्न ब्राउजर, इसकी खासियत है कि एड्रेस बार में ही आप सर्च कर सकते हैं और कुछ हद तक वायरस वगैरह से भी बचाता है। ये तीनों ही आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो हमने देखा वेबसाइट्स क्या हैं, उन्हें ब्राउजर से देखते कैसे हैं, पर सवाल ये कि ये पेज बनते कैसे हैं? वो क्या चीज है जो पेज का ढांचा तय करती है? यहीं पर HTML की बात आती है ना? सही पकड़ा, HTML।
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज बनाने की एकदम बुनियादी भाषा है। इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। हाइपरटेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिसमें लिंक्स हों, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की एबिलिटी। ओके। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि ये भाषा टैग्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को मार्क करती है, बताती है कि भाई ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, यहाँ इमेज लगानी है। अच्छा, यही टैग्स मिलकर पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टैग्स ये दिखते कैसे हैं? नोट्स में कुछ उदाहरण भी थे शायद। HTML टैग्स असल में सिंपल कीवर्ड्स ही होते हैं जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे पैराग्राफ के लिए P, टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो B, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म। नोट्स में लिस्ट बनाने वाले लाई टैग का जिक्र था। लिस्ट आइटम, इसका इस्तेमाल हम बहुत देखते हैं। रेसिपी की सामग्री लिस्ट हो, वेबसाइट का मेन्यू हो, या किसी प्रोडक्ट की खूबियां पॉइंट में बतानी हो। हाँ, वो कॉफी और टी वाला उदाहरण। 1.coffee 2.tea। बिल्कुल, वो एक नंबर वाली लिस्ट थी, उसे OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट टैग से बनाया गया था। अच्छा। इसी तरह बिना नंबर वाली लिस्ट UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट से बनती है। एक और उदाहरण नोट्स में गणित के एक्सप्रेशन का था, A0 + A1x + A2x² + A3 वाला। हाँ, याद आया। यहाँ अक्षरों को ऊपर या नीचे लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के लिए सप और सब टैग्स यूज होते हैं। जैसे x² लिखने के लिए x सप 2 सप। ओके, तो HTML ने ढांचा बना दिया, पर वेबसाइट सिर्फ ढांचा तो नहीं होती है, वो दिखने में भी अच्छी लगती हैं, रंग, फॉन्ट, लेआउट। हाँ, उसके लिए क्या यूज होता है? CSS। एकदम सही। HTML ढांचा है तो CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, उसका मेकअप और कपड़े हैं। अच्छा, CSS तय करता है कि HTML एलिमेंट्स स्क्रीन पर दिखेंगे कैसे, रंग क्या होगा, फॉन्ट साइज कितना बड़ा, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड इमेज, लेआउट कैसा होगा, ये सब CSS कंट्रोल करता है। और CSS ये काम करता है सिलेक्टर्स की मदद से। CSS सिलेक्टर्स ये क्या होते हैं? CSS सिलेक्टर्स वो नियम है जो बताते हैं कि स्टाइल किस HTML एलिमेंट पर लगाना है। ओके। जैसे अगर आप चाहते हैं कि पेज के सारे पैराग्राफ P टैग नीले रंग के हों, तो आप P सिलेक्टर यूज करेंगे। अगर किसी खास एलिमेंट को स्टाइल करना है जिसकी ID मेन हेडिंग है, तो आप #मेन हेडिंग यूज करेंगे, ये ID सिलेक्टर है। अच्छा। इसी तरह क्लास सिलेक्टर डॉट क्लास नेम होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार होता है जो सब पर लगता है, या ग्रुप सिलेक्टर H1, H2, P जिससे कई एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं। ये HTML और CSS को जोड़ने का तरीका है बेसिकली। समझ गया। तो HTML स्ट्रक्चर, CSS स्टाइल, लेकिन आजकल वेबसाइट्स सिर्फ दिखती नहीं, चलती फिरती भी हैं, मतलब हमसे बात करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। हाँ, उसके लिए नोट्स में जावास्क्रिप्ट का नाम था। ये क्या चीज है? और ये जावा भाषा जैसी ही है क्या? नाम तो मिलता जुलता है। जावास्क्रिप्ट ये वेब की तीसरी सबसे जरूरी भाषा है HTML और CSS के बाद। ये वेबसाइट में जान डालती है, सही कहा आपने। इसका मेन काम है वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना, जैसे फॉर्म सबमिट करने पर बिना पेज रीलोड हुए मैसेज दिखाना। हाँ, वो पॉपअप्स वगैरह। या इमेज स्लाइडर चलाना, ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना, यूजर के क्लिक पर कुछ एक्शन करना। गेम्स और वेब एप्लीकेशन बनाने में भी इसका खूब यूज होता है। और नहीं, ये जावा से काफी अलग है। ये कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। अच्छा, क्या मेन फर्क है दोनों में? नोट्स में इस पर काफी डिटेल थी। हाँ, नोट्स ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। पहला तो टाइप का फर्क है। जावा एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे बड़े सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनते हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा है जो ज्यादातर ब्राउजर में HTML और CSS के साथ मिलकर काम करती है। दूसरा, निर्भरता। जावा कोड अपने आप में चल सकता है JVM पर। जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए आमतौर पर HTML पेज और वेब ब्राउजर चाहिए। ठीक है। तीसरा, एग्जीक्यूशन। जावा कोड को पहले कंपाइल करना पड़ता है, फिर वो रन होता है। जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर सीधे इंटरप्रेट करके रन कर सकता है। हालांकि आजकल इसमें भी कंपाइलेशन स्टेप्स होते हैं, पर ट्रेडिशनली ये इंटरप्रेटेड है। अच्छा। कंपाइल नहीं करना पड़ता। इस्तेमाल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड ऐप्स, बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स वगैरह बनाने में होता है। नोट्स में एप्लेट्स का भी जिक्र था। वो जावा के छोटे प्रोग्राम थे जो ब्राउजर में चलते थे, पर अब यूज नहीं होते। ओके, तो ये काफी अलग है। नोट्स में AngularJS का भी जिक्र था। ये जावास्क्रिप्ट से जुड़ा है। हाँ, AngularJS गूगल का बनाया हुआ एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब एक बना बनाया ढांचा,
और टूल्स का सेट जो कोई खास तरह का काम आसान कर देता है। AngularJS खास तौर पर सिंगल पेज एप्लीकेशंस SPAs बनाने के लिए बहुत पॉपुलर हुआ था। SPAs वो वेबसाइट्स होती हैं जिनमें पूरा पेज रीलोड नहीं होता जब आप नेविगेट करते हैं, सिर्फ कंटेंट बदलता है। जैसे जीमेल? बिल्कुल, जीमेल, गूगल मैप्स। AngularJS ने ऐसी एप्लीकेशन बनाना काफी आसान कर दिया था। अब इसका नया रूप Angular बिना JS के ज्यादा चलता है। तो संक्षेप में कहें तो HTML ढांचा है, CSS सजावट है और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालता है, इंटरैक्टिव बनाता है। एकदम सही सिंथेस। ये तीनों मिलकर ही मॉडर्न वेब पेजों का आधार हैं। ठीक है, हमने वेब पेज बनाने वाली भाषाएं और फ्रेमवर्क्स देखे, लेकिन ये पेज हम तक पहुंचते कैसे हैं? जब हम ब्राउजर में एड्रेस डालते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है? यहाँ HTTP और TCP का रोल आता है, सही? हाँ, बिल्कुल। ये वो नियम है, प्रोटोकॉल हैं, जो इंटरनेट पर डेटा के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। HTTP मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउज़र सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये पेज चाहिए। ओके। सर्वर फिर उस पेज का डेटा HTTP रिस्पॉन्स के रूप में वापस भेजता है। नोट्स में इसे स्टेटलेस कहा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? स्टेटलेस का मतलब है कि सर्वर हर रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है। वो पिछली रिक्वेस्ट की कोई जानकारी याद नहीं रखता। अच्छा। हर बार जब ब्राउज़र कुछ मांगता है तो उसे अपनी पूरी बात बतानी पड़ती है। इससे सर्वर पे लोड कम रहता है और सिस्टम सिंपल बनता है। हालांकि फिर सेशन मैनेज करने के लिए कुकीज जैसी चीजें यूज करनी पड़ती हैं, जिन पर हम बाद में आएंगे। और HTTP के साथ माइम का भी जिक्र था? हाँ, माइम मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये बताने का तरीका है कि HTTP जो डेटा भेज रहा है वो किस टाइप का है। क्या वो HTML टेक्स्ट है, JPEG इमेज है, MP3 ऑडियो है या कुछ और। ये जानकारी HTTP हेडर में होती है ताकि ब्राउज़र को पता चले कि जो डेटा मिला है उसका करना क्या है, दिखाना कैसे है। ओके। और एक बात ध्यान रखने वाली, जैसा नोट्स ने भी हाईलाइट किया, HTTP डेटा भेजने लाने का नियम है प्रोटोकॉल, जबकि HTML पेज बनाने की भाषा है मार्कअप लैंग्वेज। ये फर्क जरूरी है। और TCP/IP ये तो मतलब इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी लगता है। बिल्कुल है। TCP/IP इंटरनेट का फाउंडेशनल प्रोटोकॉल सूट है। इसे अमेरिकी रक्षा विभाग ने 70-80 के दशक में डेवलप किया था। ये दो मेन प्रोटोकॉल से मिलकर बना है, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके। IP का काम है डेटा पैकेट्स को सही डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाने का रास्ता खोजना, जैसे पोस्टमैन चिट्ठी पर पता देखकर सही जगह ले जाता है। और TCP का काम है ये पक्का करना कि डेटा भेजने वाले से पाने वाले तक सही सलामत पहुंचे। ये बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, हर पैकेट पर नंबर डालता है, भेजता है। अच्छा। और डेस्टिनेशन पर उन पैकेट्स को वापस सही क्रम में जोड़कर ओरिजिनल डेटा बनाता है। अगर कोई पैकेट रास्ते में गुम हो जाए तो TCP उसे दोबारा भेजने की रिक्वेस्ट भी करता है। अरे वाह, डिलीवरी कंफर्मेशन जैसा। एग्जैक्टली। इसे इंटरनेट का पोस्टल सिस्टम और डिलीवरी कंफर्मेशन सर्विस समझिए। यही मिलकर पक्का करते हैं कि दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में भरोसेमंद तरीके से बात कर सकें। कमाल है, ये तो बहुत जटिल प्रक्रिया है जो हमें महसूस भी नहीं होती। तो वेबसाइट बन गई, उस तक पहुंचने के नियम भी समझ लिए। अब सवाल ये कि ये वेबसाइट्स रहती कहाँ हैं? यहीं पर वेब होस्टिंग की बात आती है। नोट्स में कई तरह की होस्टिंग बताई गई थी। सही। वेब होस्टिंग वो सर्विस है जो आपकी वेबसाइट की फाइलों को एक स्पेशल कंप्यूटर पर यानी सर्वर पर स्टोर करती है, और ये सर्वर 24/7 इंटरनेट से जुड़ा रहता है ताकि कोई भी कभी भी आपकी वेबसाइट देख सके। आप असल में सर्वर पर जगह किराए पर लेते हैं। ओके। नोट्स में कुछ मेन प्रकार बताए गए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है शेयर्ड होस्टिंग। ये नाम से ही लग रहा है कि सब कुछ शेयर होता होगा। हाँ, शेयर्ड होस्टिंग सबसे आम और सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसमें एक ही सर्वर पर बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट होती हैं और वो सब सर्वर के रिसोर्सेज, प्रोसेसर पावर, रैम, डिस्क स्पेस आपस में शेयर करती हैं। ये छोटे ब्लॉग्स, पर्सनल वेबसाइट्स या छोटे बिजनेस के लिए ठीक है जिनका ट्रैफिक कम हो। लेकिन एक दिक्कत है,
अगर किसी एक वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो बाकी वेबसाइट्स की स्पीड पर असर पड़ सकता है। क्योंकि रिसोर्स तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका अगला लेवल क्या है? VPS होस्टिंग। हाँ, VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, ये एक स्टेप ऊपर है। इसमें भी फिजिकल सर्वर तो शेयर होता है, लेकिन उसे सॉफ्टवेयर से कई वर्चुअल सर्वरों में बांट दिया जाता है। अच्छा। हर यूजर को अपना एक वर्चुअल सर्वर मिलता है जिसके रिसोर्सेज जैसे रैम, CPU उसके लिए डेडिकेटेड होते हैं। मतलब पड़ोसी की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से आपकी साइट पर असर नहीं पड़ेगा। ये शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा कंट्रोल और परफॉर्मेंस देता है। मीडियम ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स के लिए अच्छा है। और अगर पूरा का पूरा सर्वर ही अपना चाहिए हो तो मतलब कोई शेयरिंग नहीं? उसके लिए है डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें आप पूरा फिजिकल सर्वर ही किराए पर ले लेते हैं, सारे रिसोर्सेज सिर्फ आपके। ओके। सर्वर पर पूरा कंट्रोल मिलता है। आप अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, लेकिन सबसे महंगा भी। ये बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स, हाई ट्रैफिक पोर्टल्स या जिन एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए उनके लिए सही है। आजकल क्लाउड होस्टिंग का भी बहुत नाम सुनते हैं, ये क्या भला है? क्लाउड होस्टिंग थोड़ा अलग है। इसमें आपकी वेबसाइट किसी एक सर्वर पर नहीं, बल्कि कई सारे जुड़े हुए सर्वरों के एक नेटवर्क पर यानी क्लाउड पर होस्ट होती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। अगर आपकी वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए तो क्लाउड नेटवर्क जरूरत के हिसाब से ज्यादा रिसोर्स दे सकता है। वाह। और अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो आपकी वेबसाइट नेटवर्क के दूसरे सर्वर से चलती रहती है, रुकती नहीं। इसमें आप अक्सर पे एज यू गो मॉडल पर पेमेंट करते हैं, मतलब जितने रिसोर्स इस्तेमाल किए उतने पैसे दिए। फ्लेक्सिबल है काफी। और एक खास होस्टिंग का जिक्र भी था, वर्डप्रेस होस्टिंग। ये सिर्फ वर्डप्रेस साइट्स के लिए है? हाँ, वर्डप्रेस होस्टिंग खास तौर पर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर बनी वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है। सर्वर सेटिंग्स, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस सब कुछ वर्डप्रेस के हिसाब से फाइन ट्यून किया जाता है। अच्छा। इसमें अक्सर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, अपडेट करना, मैनेज करना आसान बनाने वाले टूल्स भी मिलते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इतने सारे होस्टिंग ऑप्शन, लगता है सही वाला चुनना भी अपने आप में एक रिसर्च का काम है। हाँ बिल्कुल, जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। खैर, नोट्स में कुछ और शब्द भी थे जो अक्सर सुनने में आते हैं, जैसे कुकीज। हाँ। ये क्या भला है? हम हर वेबसाइट पर वो एक्सेप्ट कुकीज का बटन देखते हैं आजकल। हाँ, कुकीज, हाँ, ये छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जिन्हें वेबसाइट आपके ब्राउजर के जरिए आपके कंप्यूटर पर स्टोर करती है। इनमें थोड़ी सी जानकारी होती है, जैसे आपकी यूज़र आईडी हो सकती है, आपकी पसंद हो सकती है जैसे भाषा या थीम, या आपने उस साइट पर पहले क्या किया था। नोट्स में फ्लिपकार्ट का उदाहरण था कि देखे गए या खरीदे गए प्रोडक्ट की जानकारी कुकी में हो सकती है। बिल्कुल। अगली बार जब आप उसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका ब्राउजर उस कुकी को वापस सर्वर को भेजता है। अच्छा। इससे वेबसाइट आपको पहचान लेती है और आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकती है, जैसे आपको लॉगिन रखना, आपकी शॉपिंग कार्ट में आइटम याद रखना या आपको आपकी पसंद के ऐड दिखाना। कुकीज वेबसाइट को यूजर को याद रखने में मदद करती है, लेकिन हाँ, प्राइवेसी की वजह से अब इन पर ज्यादा कंट्रोल दिया जाता है, इसीलिए वो एक्सेप्ट वाले बटन दिखते हैं। अच्छा, तो यही वो चीज है जिसकी वजह से मुझे बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता या मेरे कार्ड में सामान पड़ा रहता है। ये तो काफी काम की चीज है, हालांकि वो पॉपअप थोड़े इरिटेट करते हैं। हाँ, वो प्राइवेसी रेगुलेशंस की वजह से है। यह एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे वेब सर्वर बाहरी प्रोग्राम या स्क्रिप्ट को चला सकता है और उनसे डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं। हाँ। तो वेब सर्वर उस फॉर्म के डेटा को CGI के जरिए एक स्क्रिप्ट को भेज सकता है। वो स्क्रिप्ट उस डेटा को प्रोसेस करेगी, शायद ईमेल भेजेगी या डेटाबेस में सेव करेगी और फिर सर्वर को वापस जवाब देगी, जो फिर आपके ब्राउजर को दिखाया जाएगा। अच्छा, मतलब ब्राउजर और सर्वर के बीच बातचीत कराने का एक तरीका। हाँ, वेब को डायनामिक बनाने की शुरुआती तकनीकों में से एक थी है। और आजकल एक और चीज बहुत जरूरी हो गई है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, क्योंकि हम अब सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, फोन, टैबलेट सब पर वेबसाइट देखते हैं। हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एक तरीका है वेबसाइट बनाने का, जिससे वेबसाइट का लेआउट और कंटेंट अपने आप यूजर की स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अच्छी ये है कि वेबसाइट चाहे बड़े डेस्कटॉप मॉनिटर पर खुले या छोटे मोबाइल फोन पर, वो हमेशा सही दिखे और इस्तेमाल करने में आसान हो।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। इसमें फ्लेक्सिबल ग्रिड, फ्लेक्सिबल इमेज और CSS की मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल होता है। एक और मार्कअप लैंग्वेज का जिक्र है XML। ये HTML जैसी है या अलग है? XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये भी HTML की तरह टैग्स इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका मकसद अलग है। क्या मकसद है? HTML का फोकस डेटा को दिखाना है, डिस्प्ले करना है, जबकि XML का फोकस डेटा को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना है एक स्ट्रक्चर तरीके से। अच्छा। XML के टैग्स पहले से डिफाइन नहीं होते HTML की तरह, जैसे PH1। आप अपने डेटा के हिसाब से खुद टैग बना सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, कलर। ओके। इसे W3C ने डेवलप किया है और ये डेटा एक्सचेंज के लिए बहुत यूज होती है। और सही सिंटैक्स वाले XML डॉक्यूमेंट को वेल फॉर्म्ड कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है असल में? नोट्स बताते हैं कि XML कई जगह काम आता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइलें लिखने में, अलग-अलग सिस्टम्स के बीच डेटा भेजने में। मान लो एक कंपनी का ऑर्डर सिस्टम दूसरे के इन्वेंट्री सिस्टम से बात करें। डेटाबेस की तरह जानकारी स्टोर करने में भी, जैसे इमेज गैलरी या प्रोडक्ट कैटलॉग की डिटेल्स। नोट्स में नेस्टेड एलिमेंट्स का भी जिक्र था, मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, जिससे स्ट्रक्चर बनता है। और एक्स क्वेरी का भी, जो XML डेटा से जानकारी निकालने की भाषा है, जैसे SQL डेटाबेस के लिए होती है। समझ गया। डेटा मैनेजमेंट के लिए ज्यादा है ये। और आखिर में एक टूल का नाम था सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। हाँ, सबलाइम टेक्स्ट। ये एक बहुत पॉपुलर कोड एडिटर है, जिसे डेवलपर्स कोड लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये कई सारी प्रोग्रामिंग और मार्कअप भाषाएं सपोर्ट करता है, HTML, CSS, JS, पाइथन वगैरह। इसकी खासियत है इसका साफ इंटरफेस, स्पीड और कस्टमाइजेशन की क्षमता। आप इसमें प्लगइन्स जोड़कर नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ओके। ये विंडोज, मैकओएस, लिनक्स सब पर चलता है। ये उन कई टेक्स्ट एडिटर्स में से एक है जो आजकल यूज होते हैं। तो आज हमने वेब टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी बुनियादी बातों को छुआ। मतलब वेबसाइट क्या है, कितने तरह की है, उन्हें देखने वाले ब्राउज़र, बनाने वाली भाषाएं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, हाँ, फिर उन्हें हम तक पहुंचाने वाले प्रोटोकॉल HTTP, TCP/IP, बिल्कुल रखने की जगह यानी होस्टिंग के अलग-अलग प्रकार, सही। और फिर कुकीज़, CGI, XML जैसी कुछ और मददगार तकनीकें। काफ़ी कुछ कवर किया। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि ये सब चीजें अकेले काम नहीं करती। ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं, जिसके तालमेल से ही हमें वो वेब एक्सपीरियंस मिलता है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इनकी थोड़ी सी भी समझ हमें बेहतर डिजिटल नागरिक बनाती है और हमें पता चलता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों के पीछे कितनी इंजीनियरिंग लगी है। वाकई। और जब हम इन तकनीकों को समझते हैं तो ये सोचना और भी दिलचस्प हो जाता है कि वेब का भविष्य कैसा होगा। खासकर अब जब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ताकतवर तकनीकें वेब में और गहराई से जुड़ रही हैं। क्या वेबसाइट्स खुद को बनाने लगेंगी? क्या वो हमारी जरूरतें बिना पूछे समझने लगेंगी? ये सोचने वाली बात है। भविष्य में वेब का रूप क्या लेगा, ये सोचना ही रोमांचक है। इस जानकारी भरे सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।